घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। 25 जून 1975 जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला पन्ना कहा जाता है, क्योंकि यही वो दिन था जब देश में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को वापस लिए जाने तक चला। पीछे मुड़कर देखें तो आपातकाल को अक्सर आजादी के बाद के भारतीय इतिहास का सबसे काला दौर कहा जाता है। इन सब के बीच कई सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं कि आखिर इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, कौन कौन सी यातनाएं इमरजेंसी के दौरान लोगों को झेलनी पड़ी, कैसे भारतीय लोकतंत्र की इमेज को वैश्विक स्तर पर धक्का लगा। ऐसे तमाम सवाल आपातकाल का नाम सुनते ही हमारे और आपके मन में आते ही हैं। आज लगभग आधे दशक बाद भी इमरजेंसी की कड़वी और खौफनाक यादें लोगों के मस्तिष्क में हैं। हमने इमरजेंसी पर रितम के खास प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र का वो काला दौर बहुत नजदीक से देखा। वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी? वास्तव में हम लोकतांत्रिक देश हैं और सन 71 के जो चुनाव हो गए थे उसमें बांग्लादेश और उस बात को लेकर के, और जब चुनाव हुए तो बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिला था। इसके कारण से श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि मैंने ही ये सब सारा किया है। अब जब 12 जून 1975 का जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी का फैसला आया, तब उनको उनके सारे चुनाव को और उसमें जो उपयोग किए गए साधन है उनको अवैध पाया गया और उसके कारण से उनका चुनाव भी और रद्द माना गया। जब चुनाव रद्द हो गया तो उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, जैसे आसमान गिर पड़ा। उनकी धारणा ये थी कि मेरे बिना देश नहीं चलेगा। साथ में जो लोग थे आसपास में, जो उस समय के उनके सलाहकार, वो लोग वो ये समझते थे कि इनको बनाए रखने के लिए किन किन प्रकार कुछ भी उपाय करना है। साथ ही साथ उस वक्त समग्र क्रांति का नारा लेकर के और जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चलता था, नानाजी देशमुख उसमें थे और बाकी हजारों लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो वो माहौल ऐसा बन गया कि चूंकि उनको उनकी याचिका जो राजनारायण की थी तो स्वीकृत कर ली गई थी और उनको यह जो संसद सदस्य का पद छोड़ना था, और संसद सदस्य का पद छोड़ना था इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ना था। तो इसके कारण से उनको लगा कैसे बने रहना चाहिए। तो सारे देश भर में बाकी की बातों को चलाने के लिए और उनके जो समर्थक लोग थे उन्हें बेजा रास्तों से उनको बनाए रखने के बहुविध उपाय किए और इधर जयप्रकाश नारायण जी का जो ये आंदोलन चलता था वो परवान चढ़ गया था। तो उनको लगा कि ये जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन परवान चढ़ा हुआ है और वो मांग रहे हैं इस्तीफा और उसको देना नहीं है, तो निश्चित रूप से इसके प्रतिकार के रूप में और उन्होंने देश में आपातकाल लगाने का निश्चय किया। सर, बहुत सारी रिपोर्टों में देखा गया था कि राष्ट्रपति को, तत्कालीन राष्ट्रपति को धोखे में रखा गया था इमरजेंसी को लेकर। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, राष्ट्रपति तो एक तरीके का उस वक्त रबर स्टैम्प बना के रखा हुआ था इंदिरा गांधी ने। उनको पता ही नहीं रहता था क्या है, धोखे में रख के सब कुछ कर रहे हैं।
और आपको तो मालूम ही है कि बाद में ज्ञानी जैल सिंह भी जब राष्ट्रपति बने थे उनके साथ क्या संबंध थे सरकारों के, उन्होंने तो साफ बोला। बाद में आपने देखा प्रणब मुखर्जी ने भी बाद में जो चीज़ें बोली उससे साफ लग गया था कि राष्ट्रपति पद की कोई गरिमा कांग्रेस पार्टी की नज़र में नहीं है। वो उनको एक तरीके से बना दिया और अपने मतलब के लिए बनाते थे वो। ये राष्ट्रपति जितने भी आए उन्हें मैं कभी ख़राब नहीं कहता, सब अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन क्या था, दबाव इतना ज़्यादा था क्योंकि जो परिवारवाद चल रहा था, वंशवाद परिवारवाद चल रहा था कि एक ही परिवार के थे तो लोग ये समझते थे कि एक परिवार के बाद दूसरे परिवार का आ जाएगा, तो वो डर और दबाव में रहते थे। हम बात करें उस दौरान यातनाओं की, तो वो कौन सी यातनाएं थीं आपातकाल के दौरान जो लोगों को झेलनी पड़ी? 30 अक्टूबर 1976 रात को मुझे संघ प्रचारक हमारे सोमैया जी थे जो दक्षिण भारत कर्नाटका से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सुबह आपने जाके सत्याग्रह करना है। तो मैंने कहा सोमैया जी सत्याग्रह तो 14 नवंबर से शुरू है और कल कौन सा है? कहने लगे कि अपने देश में कॉमनवेल्थ कंट्री की बैठक चल रही है और उन दिनों प्रथा ये होती थी कि जो भी विदेशी डेलीगेट आता था उनका दिल्ली में अभिनंदन किया जाता था और वो अभिनंदन लाल किला के दीवाने आम में होता था, एक स्थान तय था, तो वहां पर उनका अभिनंदन होता था। तो कह रहे जी वो कॉमनवेल्थ कंट्री के अभिनंदन है, समारोह है और वहां पर हमने जाके सत्याग्रह करना है। मैंने कहा जी ठीक है। कहते सुबह मैं आऊंगा, आपको ले जाऊंगा और जहां आपको छोड़ना है मैं छोड़ आऊंगा। मैंने कहा जी ठीक है। कहते जी अपनी मनोस्थिति मान के चलना कि वो सत्याग्रह बहुत ही प्रमुख सत्याग्रह है, विदेशियों के सामने सत्याग्रह होना है और क्या होगा ये अपने मन में बना के चलना कि किस प्रकार की वहां जाके समस्याएं आएंगी, तो अपना मनोबल तैयार करके जाए। मैंने ठीक है। तो हम 14 लोग जिस प्रकार से वो एक एक करके सबको लेकर पहुंचे वहां पर, तो निमंत्रण पत्र हमें गौरी शंकर मंदिर चांदी चौक के कोने के ऊपर जिसके सामने ही है लाल किला, तो वो गौरी शंकर मंदिर में बाहर हमें निमंत्रण पत्र दिए गए और कहा कि आप एक एक करके यहाँ से लाल किले में अंदर एंटर कर गए। योजना के अनुसार हम कोई किस सीट पे बैठ गया, कोई सीट बैठ गया, इस प्रकार से हुआ। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ, समाप्ति के बाद जनगण मन होना था। जनगण मन होते ही हम वहां पर कुर्सियों पे खड़े हो गए और आपातकाल के विरोध में और जो हमारे पास पट्टियां थी वो हमने ऊपर लहरानी शुरू कर दी। ये जब हुआ, पत्रक फेंके हमने। पत्रक लेने के लिए जो विदेशी प्रतिनिधि आए हुए थे अपने देश में, उन्होंने भागकर पत्रक हमारे से लिए और पुलिस ने हमें इमीडिएटली मुंह हमारे ढककर मुंह को बंद कर लिया और पीछे से पकड़कर उठा के पुलिस वैन में फेंक। असल में पोजीशन ये थी कि उनको कोई पता था पुलिस वालों को कि वहां कोई कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए उनके पास पुलिस की गाड़ियों की भी कमी थी वहां पर। तो इस चक्कर में 5-7 मिनट उनकी गाड़ियां आने में हमारा वहां पर अच्छा सत्याग्रह हो गया। सत्याग्रह के बाद हमें पुलिस चौकी ले गए, पुलिस थाने में। जिस प्रकार से ये पता था कि वहां क्या होना है, फिर वही एक कार्यक्रम शुरू हो गया पुलिस का। बयानबाजी तो उन्होंने पूछताछ तो कम की, लेकिन बाकी दूसरा काम वो जो करना चाहते थे वो किया। एक एक को अलग लेके जाते, 10-15 मिनट बाद फिर उसको कहीं छोड़ आते और दूसरे को ले जाते।
और तब पता लगता है कि जब आपकी बारी आई है कि क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने जाने के बाद हमारे कपड़े उतार दिए, उल्टा लटाने के बाद एक उनके पास चमड़े का कुछ छितर टाइप उसको कहते थे, तो वो उसके ऊपर 10-15 हमें जाके लगा दिए पीठ के ऊपर, और उसके बाद हमें जाके दूसरे कमरे में बैठा दिया। फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर लेके गए एक एक करके, और उल्टा लटाने के बाद एक पुलिस वाले ने यहां पर पैर रखा, एक ने यहां रखा, और पैर को ऊपर करके ऊपर हमें लाठियां मारी गई। वो लाठी पुलिस वाले इसलिए मारते हैं कि वो अंदरूनी चोट लगती है, कोई खून वगैरह उससे नहीं आता, और वो सीधा दिमाग में रिएक्शन जाके करती है। और आज भी मेरी वो स्थिति पैरों की ये है कि मैं ज्यादा समय तक कोई बूट डालता हूं तो सुन से हो जाते हैं। इस प्रकार की आज की भी स्थिति है। ये सब हमारे साथ टॉर्चर करने के बाद हमें, ये तो कम से कम मेरे साथ टॉर्चर हुआ, परिवार वालों के साथ तब तक नहीं हुआ। और उसके बाद हमारे करके हमें जेल में चले। जेल के अंदर जाकर उस समय में DIR कानून लगाया जो बेलेबल है। किसी की महीने में, किसी में 1.5 महीने में जमानत हो गई। जमानत होते ही वो जेल के बाहर पैर रखते ही दोबारा अरेस्ट कर लेते हैं। ये स्थिति थी। आज जैसे हम न्यूज में सुनते हैं कि पाकिस्तान में इस प्रकार से अरेस्ट हो गया जेल से बाहर निकलते हुए ही, और तभी वहां पर भी यही स्थिति थी कि जेल से निकलते ही बाहर अरेस्ट कर लेते थे। तो फिर हमने एप्लीकेशन लगाई कि ये जेल में निकलते ही बाहर से करते थे, तो हमें कोर्ट से ही रिलीज किया जाए। बिल्कुल, कि बेल होते ही कोर्ट से हमें रिलीज कर दिया जाए। तो मुझे कोर्ट से रिलीज कर दिया। बाहर आकर मैं 3-4 दिन घर रुका, तो मुझे संघ के अधिकारियों ने आके बताया, भैया कि लाल किले में जितना उन्होंने सत्याग्रह किया था सबके ऊपर मीसा की धारा लग गई है। मीसा वो कानून था, जब तक सरकार आपको चाहे आप जेल में रख सकती थी, ना अपील थी, ना वकील थी, ना दलील था। कि ये था कि इसका देश के लिए बाहर रहना खतरनाक है, ये इसको जब तक हम चाहे अंदर रख सकते हैं। वो हमारे पे मीसा का कानून लग गया। लेकिन मैं तब तक भूमिगत रह के संघ कार्य करता रहा। आपातकाल में पुलिस वाले लगातार घर में आते, पूछताछ करते, लेकिन मैं मिलता नहीं, वो चले जाते। पुलिस वालों से परेशान होकर घर की स्थिति ये हो गई कि मेरा पूरा का पूरा घरी परिवार, माता पिता, दादी मेरी, 2 भाई बहन और थे, घर में से ताला लगा के किसी दूसरे रिश्तेदार के घर चले गए। कि रोज आकर पुलिस का ये रूटीन बन गया था आके तंग करना। पुलिस वालों को वहां पता लगा कि ये उस रिश्तेदार के घर गए हैं, तो वहां भी वो पहुंच गए। अब ये हो गया कि रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया, भैया जी आप ना ही आओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके कारण हमारी भी समस्या होती है। इसके बीच में मेरा भाई सरकारी कर्मचारी था, तो कृषि भवन में वो नौकरी करता था, तो पुलिस वाले कृषि भवन में चले गए और कृषि भवन से जाकर उसको उठा लिया और कहा कि जब तक वो आएगा तब तक आप यहाँ बैठो, वो गिरफ्तारी देखने आएगा अपने आप, तो उसके बाद अब आप चले जाओ। ये होने के बाद जब मुझे पता लगा तो फिर मैंने अपने स्थानीय लोगों से चर्चा की कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि भाई भी चला गया तो मैं भी ऐसे हूँ, तो क्या स्थिति करनी चाहिए। तो हमने कहा कि आपको जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से वो सरेंडर मैंने करके मैं गया और मेरे भाई को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद मीसा लग गया और अंत तक
चुनाव की घोषणा होने तक मेरे ख्याल 24-25 जनवरी को हमें रिलीज किया। ये उस समय स्थिति थी। आज हम कई बारी बात करते हैं कि इस प्रकार के अपने परिवार में भी सुनाते हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इस प्रकार का भी सरकार ने जुल्म किया होगा, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मैं उसमें एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं। एक अपने कार्यकर्ता, वो भी जब सत्याग्रह करके जेल में गए तो जेल में जाने के बार तो पुलिस वाले ने उनके ऊपर यहाँ खड़ा हुआ, हाथ को छुपाकर यहाँ खड़ा हो गया और उसके ऊपर पैर रखा था, वो बूट डाले हुए थे। वो बार बार आकर यही कहता था, यार मुझे कुछ दर्द होती है यहाँ पे। हमने कभी वो पुलिस वाले रखा होगा 2-4-5 दिन में तो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो वो पेन किलर ले लेता। ये उसका रूटीन चलता रहा, कभी दर्द होता कभी होता, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो कहता ही रहता कि मुझे यार आज हल्का हल्का दर्द है, आज इतना दर्द है। तो जेल से बाहर आने के बाद उसने उसका जब इलाज गया हॉस्पिटल के अंदर कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसकी नस दब गई थी और उस समय तक इतनी नस दब चुकी थी कि उन्होंने कहा था कि आपका हाथ काटना जरूरी है। तो यहां तक का उसका हाथ काटा और आज भी वो विकलांगता का जीवन जी रहा। ये स्थिति थी। अनेक लोगों पे बड़ा अत्याचार हुआ, कहीं हमारे से ज्यादा भी अत्याचार हुआ। हमारे लोकतंत्र सेनानी के जो राष्ट्रीय मंत्री राजेंद्र गहलोत हैं, पलाश से उनके नाखून छिले गए। रामविलास शर्मा जी हरियाणा में, उनके पजामे में पुलिस ने इतना टार्चर किया कि पजामे में अंदर चूहे डाल दिए गए। इस प्रकार से ये टार्चर हुआ। हर स्टेट में इस प्रकार की जब हम टार्चर की बातें सुनेंगे तो इतनी है कि वो कल्पना भी नहीं हम कर सकते। संजय गांधी उस समय किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर उनका हस्तक्षेप करना कितना सही था? क्या मतलब है इसका? देखो क्या होता है, हमारे कहा जाता है कि सैया भैया कोतवाल तो डर का है। जब उनकी माँ ही प्रधानमंत्री हो गई हो तो उनको काय का डर था? उनने भी न जाने क्या क्या काम किए हैं। और हमें पता है कि भोपाल की घटना है, उसमें भी वो घटना कहने लायक नहीं है, परंतु निश्चित रूप से वो जो कुछ महिला का जिस तरह से अपमान करने का काम किया, वो तो अनियंत्रित थे, बेलगाम, जो चाहे सो करने के लिए तैयार थे। और उसके कारण से जो नसबंदी का मामला था, वो नसबंदी के मामले में लोगों को पकड़ने के लिए जाते थे, लोग गाँव से चल करके जंगलों में भाग जाते थे, खेतों में छुप जाते थे। बावजूद इसके नई नई शादियाँ होती थी, तो शादियों में जो नौजवान होता था उसकी नसबंदी करते थे टारगेट को पूरा करने के लिए। तो ये सब सारी बातों को करने के लिए और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए जो भी बात की है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत कष्ट होते हैं। अटल जी ने उसको कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, टूट सकते हैं मगर हम दिख नहीं सकते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, दीप निष्ठा का लिए निष्कंप। इस प्रकार से लोगों में ओज जगाने का काम उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचनाओं में हम देखते हैं। तो यह बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्य शत्रु है सन्नद्ध, फिर भी झूंझने का प्रण। तो इस तरह से हमारे नेताओं का जो मनोबल था वो बड़ा परवान चढ़ा था। उन सारी चुनौतियों को सामना करने के लिए वो समर्थ थे, सक्षम थे, और इसके कारण से उनको, उनके नेतृत्व में सारा देश एक साथ इकट्ठा हुआ। और हमने देखा कि इसका जो परिणाम हुआ है इस सारे अन्याय अत्याचार का, वो लोगों ने बहुत ही सटीक रूप से, बहुत ही मौजूद रूप से उसका जवाब दिया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। 12 जून 1975 को जब जगमोहन सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर जो अवैध चुनाव का फैसला सुनाया था, उसे लेकर देश में राजनीतिक माहौल क्या था उस वक्त?
देखिए उस वक्त जो हालात चल रहे थे, क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा चल रहा था, क्योंकि राजनारायण ने उनके ऊपर दायर किया था, और वो ये था कि जो अनुचित साधन का इस्तेमाल करना इलेक्शन में 1971 के इलेक्शन में, और उसके बाद सरकारी व्यक्ति जो उनके ऑफिस में काम करता था और सरकारी व्यक्ति उसको अपना एजेंट बनाया था। तो ये दो अनुचित व्यवहार थे जो हमारे इलेक्शंस के जो नियम कानून कायदे हैं उसके खिलाफ थे। इस पे आधारित फैसला आया, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ गया और इंदिरा गांधी को का इलेक्शन निरस्त कर दिया गया राजनारायण की याचिका पर। और जब ये फैसला होना था तो उसके पहले उनके ऊपर बहुत दबाव डाले गए कि इंदिरा गांधी के अनुकूल फैसला आ जाए, उनके पक्ष में फैसला आ जाए। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के जो निजी डॉक्टर थे एक, जो कि जगमोहन सिन्हा के रिश्तेदार थे, उन्होंने भी बोला था अगर अनुकूल फैसला आप देंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। लेकिन वो बहुत ही देखिए ईमानदार थे और किसी भी दबाव में ना आने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत ही बढ़िया से बिना किसी में दबाव में आए हुए ये फैसला दिया। और यहाँ तक कि एक तरीके से वो जब फैसला लिख रहे थे, जो कि 7 जून तक लिखा गया वो फैसला, तो वो ऑलमोस्ट अंडरग्राउंड हो गए थे। किसी से बात नहीं करना, इनके स्टेनो को भी कोई छुट्टी नहीं, घर नहीं जा सकता था, और उसको तभी घर जाने को मिला जब फैसला सुना दिया गया। तो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, ना किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति थे। और वो फैसला एक ऐतिहासिक फैसला था, और जिसके कारण उस फैसले को पलटने के लिए देश में एक ऐसा निर्णय लिया गया जो न्याय संगत नहीं था, जो हमारे इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा था। देश में 25 जून को इमरजेंसी लगा दी गई उस फैसले से निकलने के लिए। भारतीय लोकतंत्र की विश्व भर में दुहाई दी जाती है, लेकिन हम इमरजेंसी के दौरान की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र की इमेज वैश्विक स्तर पर उसे कितना बड़ा धक्का लगा। वास्तव में आदमी जब निर्लज्ज हो जाता है तो फिर अपने हित स्वार्थ को देख कि स्वार्थी उसके सबसे ऊपर रहते हैं, और इसलिए लोकतंत्र को धक्का लगे, उनको धक्का ना लगे प्रधानमंत्री के पद से, उससे बचने के लिए लोकतंत्र को धक्का देने का काम किया। और निश्चित रूप से यह हमारे उस भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला पृष्ठ है, और उस जो भी उनने उस वक्त किया होगा निश्चित रूप से किसी भी रूप में उसको जायज़ नहीं ठहरा जा सकता। सर, फैसला और आपातकाल के बीच में क्या जज पर कोई दबाव डाला गया इस बीच की अवधि में? देखिए, जब फैसला आने के बाद, देखिए उनको तो सरकार पसंद नहीं कर रही थी, इंदिरा गांधी भी उनके खिलाफ थी, तो दबाव तो देखिए क्या, फैसला तो हो चुका और फैसला उन्होंने अपना खुद स्टे भी कर दिया। तो एक बार फैसला स्टे होने के कारण इंदिरा गांधी बच गई, वरना वो निरस्त हो चुकी थी, वहाँ उनको प्राइम मिनिस्टर पद भी चला गया होता। लेकिन वो उन्होंने स्टे कर दिया, वो भी स्टे बड़ा धोखे से लिया गया कि जब इंदिरा गांधी के जो वकील थे उनके पास गए, जब उन्होंने फैसला सुना दिया, उन्होंने कहा कि आप अपना फैसला स्थगित कर दीजिए, स्टे कर दीजिए। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, दूसरे वकील को भी लेके आए, तो लेकिन वो दूसरे वकीलों को लाए नहीं जो राजनारायण के वकील थे, तो उनकी अनुपस्थिति में स्टे हो गया मुकदमा जो फैसला आया था। तो वो एक क्या कहा जाए कि एक ऐसी गलती थी जो कि न्याय संगत नहीं थी। अगर वो नहीं होती तो इस देश का इतिहास बदला हुआ होता, क्योंकि 6 साल तक इंदिरा गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, 75 से लेकर 81 तक। तो जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो वो नहीं लड़ सकती थी, ना जीतती, ना प्रधानमंत्री फिर से बनती। अक्सर देखा जाता है कि जब तूफान जाता है तो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर जाता है। इसी तरह आपातकाल भी किसी भयंकर तूफान से कम नहीं था। तो अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद क्या क्या परिणाम हमें बाद के परिणाम की बात क्या कि मैं आज तक भी कईयों को ये परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो विकलांगता का जीवन जी रहा है, वो आज भी परिणाम है सबके सामने आपातकाल का। लगभग उस समय हम सब विद्यार्थी थे और अपनी पढ़ाई को छोड़कर गए थे। अनेक लोग ऐसे थे कि जो व्यापार करते थे
और उनका व्यापार चौपट हो गया। विद्यार्थियों को रहने के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी, क्योंकि उस समय जो नौकरी होती थी एक प्राइवेट नौकरी का तो कोई चांस ही नहीं था। सिर्फ नौकरी क्या होती थी, सरकार की नौकरी, ये कहा जाता था सरकारी नौकरी। और कई ऐसे उदाहरण हैं कि कईयों को नौकरी केवल इसलिए नहीं मिल पाई कि जब सारी सिलेक्शन हो जाती थी तो एक पुलिस वेरिफिकेशन होती थी, तो पुलिस वेरिफिकेशन में आता था कि ये राष्ट्रद्रोह है का इनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ था। इस वजह से कि राष्ट्र का विरोध द्रोही है तो इसलिए वो नौकरी नहीं मिली। आज तक मेरा ख्याल है कि मैं अनेकों लोगों को जानता हूँ जो बड़ा ही नीचे का स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये इस प्रकार के आज भी हमें देखने को मिलता है। सर, इमरजेंसी के बाद कहा जाता है कि जज का करियर तबाह हो गया और तकरीबन हमने देखा भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इतने ईमानदार जज थे, अगर नॉर्मल अगर उनका पदोन्नति अगर देखी जाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। तो इंदिरा गांधी ने पूरा ये मान उनको कभी नहीं करने दिया। और इमरजेंसी में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को बाईपास कर दिया था, सुपरसीड करके एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस वक्त, तो इनके तो खिलाफ थी इंदिरा गांधी, इनको कैसे आगे बढ़ने देती थी। हाँ, जब जनता पार्टी बीच में आई थी, सरकार जिसकी बनी थी, तो शांति भूषण बने थे, तो उन्होंने बोला था हम आपकी पदोन्नति इस तरह कर देते हैं कि आपको हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भेज देते हैं और जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि क्योंकि शांति भूषण राजनारायण के वकील थे उस मुकदमे में, तो इसलिए उन्होंने मना किया। बहुत ईमानदार थे, क्योंकि लोगों को कल को लगता ना कि ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया था। आपातकाल के बाद ही एक गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी। आपातकाल के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, तो क्या हम आपातकाल को एक सबक के रूप में ले सकते हैं? देखिए, कांग्रेस उस समय में एक सत्ता संपन्न, सत्ता के मद में अपने आप को कुछ भी करने के लिए कोई मर्यादा नहीं, अमर्यादित, उसके लिए उसने जिस प्रकार के काम किए हैं वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल ठीक ही नहीं है। किंतु हमने देखा है कि ये जो उस समय के जो सारे कार्यकाल में हो गया था, तो ये तो एक सबक है। और उसके बाद फिर संशोधन होकर के उस सारी बातों को जो आपातकाल में लगाने का काम हुआ था उसको वापस और हटाने का काम हुआ। और लोकतंत्र से बड़ा तो कुछ है नहीं। व्यक्ति तो कुछ समय के लिए है, कितने समय के लिए है, जितने समय के लिए उतने समय के लिए है। लोकतंत्र तो हमारी मर्यादा है, संविधान का एक स्थायी अंग है। हम जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारा अपना पहचान है। अभी अमेरिका में माननीय मोदी जी गए तो जिस प्रकार का सम्मान और स्वागत किया गया, उसका एकमेव कारण क्या हो सकता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। उस सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जब गए तो उनको जो अभूतपूर्व सम्मान मिला है वो तो निश्चित रूप से हमारे इस लोकतंत्र का ही प्रतिबिंब है। तो हम जानेंगे कि अब कोई ऐसा हिमाकत नहीं कर सकेगा कि लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के अनैतिक और असंवैधानिक कदम उठाने की कोई कोशिश करेगा। और जनता तो है, उस वक्त जनता कितनी डरी हुई थी आप अंदाज नहीं लगा सकते। मैं जब 15 महीने के बाद पेरोल पर बाहर आया तो मैंने किसी को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश की, तो जैसे ही मैंने आवाज़ दी उसने मेरा चेहरा देखा तो भाग गया आदमी। यार ये दिन से बात की तो हम भी अंदर चले जाएंगे। तो उस प्रकार का आतंक था उस समय में। परंतु इसी जनता ने और सत्ता का परिवर्तन करने का काम किया और अभूतपूर्व परिवर्तन होने का काम हुआ। उस वक्त विरोधी विपक्षी पार्टियां इतनी ताकत में नहीं थी, तो सबने मिलकर के तय किया कि इसको तो हटाना है। और लोगों के मन में एक जो धारणा हो गई कि कांग्रेस ही देश चला सकती है, तो इस धारणा का तो गलत करना है। तो सब लोगों ने, उनकी अपनी अपनी मर्यादाएं रही होगी, अपने अपने उनकी रिजर्वेशंस रहे होंगे, उन सब बातों को छोड़कर सब लोग साथ में आए और सरकार जितनी चली उतनी चली। बात ये नहीं है कि सरकार कितनी चली, तो सत्ता से अपदस्थ करने का काम और उनको जो शिक्षा देने का काम हुआ
लेकिन उस सारी बात का जो चेतावनी देने का काम हुआ लोकतंत्र में कांग्रेस का जो जमाना था उस जमाने में, तो वो अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र का, हम देख रहे हैं कि हमारे देश की सारी लोकतंत्र की बातों को जाकर कोई विदेश में गाने के रूप में गा रहा है, लोकतंत्र को हम बदनाम करने की हर कोशिश की जा रही है। तो उससे क्या उपलब्धि होने वाली? सत्ता और सरकारें ऐसे नहीं आती है, आएगी तो जनता के जनमत से आने वाली है, और जब आएगी तो उसको स्वीकार करना होगा, कोई भी आए। परंतु आप इसके लिए चाहे जैसा, जब चाहे तब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप चाहे जैसा करने के कारण से आप खुश हो रहे हैं भले, तो जनता खुश नहीं होगी। जनता तो समझ रही है कि सारी बातें क्या है। तो आने वाला समय, यानी लंबे समय तक के लिए आपातकाल की शिक्षाएं, आपातकाल के कारण से जो हमारे जीवन में घटा है, लोकतंत्र के जीवन में घटा है, वो आज भी उसी प्रकार की प्रेरणा करता है कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि संविधान के विरुद्ध जाकर के, संविधान के सारे जो मापदंड है उनको छोड़ करके, उनके अनुच्छेदों के विपरीत जाकर के अपने पक्ष में उसको संशोधन करके और सरकार बनाने का कोई, और या अपने सरकार में बने रहने का कोई काम करे। ऐसा हो सकता नहीं, होगा नहीं और होने नहीं देंगे। सर, अक्सर देखने को मिलता है कि कांग्रेसी नेता भाजपा और मोदी जी को फासिस्ट कहते हैं, लेकिन फासिज्म का सीधा और सख्त उदाहरण हमें आपातकाल के दौरान देखने को मिलता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को ये कहने किस तरह से कहती है ये मोदी जी तानाशाह हैं, ये तो मेरी समझ से ही बाहर है। वो दल जिसने अखबारों पे सेंसरशिप लगाई हो, वो दल जिसने 1.5 लाख लोगों को जेलों में बंद किया हो, वो दल जिन्होंने मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया हो, और वो ये कहे कि मोदी जी तानाशाह हैं, तो कोई बात लगती नहीं है। आज कोई मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो कांग्रेस किस तरह से कहती है, वो तो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये इस प्रकार की चर्चा करती है। अगर मोदी जी तानाशाह होते, मान लिया, तो जिस प्रकार से ये किसानों ने और सीएए के नाम के ऊपर आंदोलन करके पूरे रास्ते जाम करके रखे और सीएए के नाम पे जो दंगे फसाद इन्होंने किए, तो ये ना होते। सिर्फ इसलिए कि वो सीबीआई और ईडी छापे मार रही है, पकड़ रही है। भैया, जिसने भ्रष्टाचार किया वो तो एजेंसी अपना काम करेंगी। अगर तानाशाह कहते हैं कि हमारे पर क्यों मुकदमे दायर कर रहे हैं, तो फिर तो ये जो जेल में कैदी बैठे हैं इनको भी खुला छोड़ दो। वो कहें जी ये देश में लोकतंत्र, हम जो मर्जी करें, आपको क्या है। तो इस तरीके से ये देश नहीं चलता। देश तो नियम और कानून से ही चलेगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपके ऊपर कानून तो अपना कार्रवाई करेगा। आगे कभी देश में आपातकाल जैसी स्थिति बन सकती है क्या? नहीं है, वो उस समय का जो हमारे सामने उदाहरण है, वो उदाहरण तो सजीव है। और आप जो ये अपने दूरदर्शन टीवी के माध्यम से आप जो कर रहे हैं, ये भी तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए है ना। तो निश्चित रूप से कोई ऐसा कर सके, ऐसी हिमाकत कोई कर सके, ऐसा कोई अवसर होगा नहीं, और जनता किसी भी कीमत उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई ऐसा अवसर नहीं आएगा। हमारे लोकतंत्र को जिस प्रकार की प्रतिष्ठा मिली हुई है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव जो प्राप्त हुआ है, उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ये चूँकि हमारा संविधान सर्वोपरि है, इसको हमने अंगीकृत किया है, आत्मर्पित किया है और उसको स्वीकार किया है। तो अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करने वाले संविधान जिसको हमने किया है, उस पर कोई आँच आने की कोई संभावना नहीं है। निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र अमर रहेगा। लोकतंत्र के कारण से जो देश में इस प्रकार की हमारी शासन व्यवस्था है वो जारी रहेगी। उनको पूरा भरोसा है कि, और उस वक्त भी जयप्रकाश आए थे, हर समय में भी जयप्रकाश होते हैं, ऐसा है। जयप्रकाश तो छोड़ चुके थे राजनीति को, तो उनको आना पड़ा। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसी बातें होती तो आसन खाली करो के जनता, हाँ, सत्य वो उनका ये था कि कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को,
बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी करुणाई है, जाग उठी करुणाई। तो इस प्रकार का एक आंदोलन था और उसमें सारे देश के जितने भी वरिष्ठ जन थे, प्रबुद्ध जन थे, उससे जुड़े हुए थे। कोई बड़ी ताकत थी। तो यही हमारे देश की प्राण शक्ति है जो किसी भी रूप में किसी में रूप क्षतिग्रस्त नहीं होगी। उसको बनाए रखने का जो हमारा दायित्व है उसको बनाए रखेंगे और हमारा लोकतंत्र अमर रहे, यही हमारी सबकी इच्छा रहेगी। और ये हमारी इच्छा भी है कि हम प्राण देकर भी लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करें। कितने ही लोगों ने उस वक्त अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया है, कितने ही लोगों ने किया है। तो क्या ऐसी जाने देंगे क्या हम? निश्चित रूप से ये हमारे लिए शिक्षा का भी है और कारण भी है और आगे आने भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी है। आपातकाल की अवधि ने भारतीय लोकतंत्र की शक्तियों की परीक्षा ली, लेकिन अलोकतांत्रिक निर्णय से उत्पन्न पीड़ा ने देश और नागरिकों को कुछ मूल्यवान सबक सीखने के लिए प्रेरित किया। यह आपातकाल का ही परिणाम था कि जो इंदिरा गांधी को 1977 में हार का मुंह देखना पड़ा था। आपातकाल के बाद ही केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी। आपातकाल ने हमें एक सबक सिखाया है कि जब लोकतंत्र में कोई सरकार निरंकुश हो जाती है तो लोग समाधान ढूंढते हैं। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है।